धूर फिट्टे मुंह, नास पिट जाए तेरा। राजमा चावल बोलकर ये पुलाव लाकर थमा रहा है मुझे। काले चश्मे क्या पहन लिया मैंने? तूने तो मुझे अंधा ही समझ लिया। धीरे बोलो ना मम्मी। अरे मुझे मत सिखा। राजमा चावल खिलाएगा बोलकर मुझे यहाँ लाया था ना तू। अरे कैसा रेस्टोरेंट है ये? मुझे राजमा चावल भी नहीं ला कर दे रहे ये लोग। मुझे नहीं खाना यहाँ। परविंदर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक वहां आता है। क्या गलती होगी मैडम, बताइए, हम अभी डिश चेंज कर देते हैं। राजमा चावल लाने को कहा था इसे, और ये बावला देख क्या लेकर आया है? पुलाव। चावल में काजू डालकर 30 मार खान बन रहा है। यही खाना होता तो मैं यहाँ क्यों आती? अरे यार मम्मी, धीरे बोलो, सभी लोग देख रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारे इस राजमा चावल के भूत के कारण मेरी शादी मुश्किल हो रखी है, और तुम चिल्लम चिल्ली करोगी तो जो बच्ची कुच्ची इज्जत है ना वो भी चली जाएगी। क्या हुआ परविंदर, तू तो वही बहू लेकर आई थी ना, आ गया स्वाद? लगता है बहू ने अब तक राजमा चावल नहीं खिलाए। मेरे घर में तो राजमा भी है और चावल भी है, बस बनाना किसी को आता नहीं। तू अपना कर देख, खुद के घर पर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और मुझे बोल रही है नास पीटी। चल संजू यहाँ से, वरना इस बबले की हड्डी पसली एक हो जाएगी मेरे हाथों। कंफ्यूज हो गए क्या? अब परविंदर का कैरेक्टर ही ऐसा है, अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं और आप क्या है? तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ परविंदर से। परविंदर को बचपन से ही राजमा चावल खाने का बड़ा शौक था। वो अपनी कामवाली के हाथों के राजमा चावल की ऐसी दीवानी थी कि शादी के बाद वो उसे अपने साथ ससुराल भी ले आती है। पर एक दिन उसकी कामवाली ऐसी छुट्टी पर जाती है कि लौट कर आती ही नहीं। बस फिर क्या था, उसके बाद से बेचारी परविंदर का राजमा चावल खाने का सपना सपना ही रह जाता है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए परविंदर ने क्या क्या नहीं किया। अपने बेटे प्रीतम की शादी तक करवा देती है, पर हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरा सपना पूरा हो गया। हे अन्नपूर्णा माँ, बहू के हाथों में ऐसा जादू देना कि राजमा चावल का स्वाद बिल्कुल मेरे पसंद के राजमा चावल की तरह निकले। टेबल पर बैठी हुई परविंदर यही सोचती जाती है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे इसी तरह बीत जाते हैं, पर परविंदर की बड़ी बहू रसोई से बाहर आती ही नहीं। अरे बहू, मैं जानती हूँ कि तू दुनिया की सारी डिशेस बनाना जानती है, पर देख अब ना सारे डिशेस बनाने मत बैठ जाना। मुझे तो बस राजमा चावल खिला दे बहू। और तभी सुषमा रसोई से दोनों हाथों से एक बड़ा सा पतीला पकड़े बाहर आती है और उस पतीले को अपनी सास के सामने डाइनिंग टेबल पर रख देती है। परविंदर उस पतीले के अंदर झांकती है जिसमें गिनकर राजमा होते हैं। ये क्या मजाक है बहू? अब मजाक मत कर, जल्दी जाकर रसोई में जो तूने राजमा चावल बनाए हैं बाहर लेकर आ जा। यही राजमा चावल तो बनाए मैंने मम्मी जी, ध्यान से देखिए ना, पतीले की साइड में चावल के दाने भी तो हैं। हैं? ये तू क्या कह रही है बहू? याद है मम्मी जी, मैंने सुबह आपसे पूछा था कि कितने राजमा चावल बनाने हैं, तो आपने क्या कहा था? मेरा पेट ही कितना है, अंदाज से कर ले, राजमा उबाल दे, पर उबलने के पहले अच्छे से भिगो देना। इसलिए मैंने बड़ा सा भगोना लिया और उसमें 4 दाने राजमा के भिगो दिए। वैसे तो आपने चावल का जिक्र भी नहीं किया था, पर मैंने ना 2 दाने चावल के ज्यादा ही भिगोए हैं। अब इसका क्या करना है बताइए ना। हैं? टेबल पर बैठी परविंदर पहले तो जोर जोर से हंसने लग जाती है और फिर रोने, मानो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई हो। और हो भी क्यों ना, जिस राजमा चावल के लिए उसने अपने बेटे की शादी की थी वो तो सपना ही रह गया था। किसी तरह अपनी माँ को संजू रेस्टोरेंट से बाहर लेकर आता है और दोनों घर पहुंचते हैं। 3 साल हो गए तेरी शादी को बहू, तुझे जरा भी तरस नहीं आता मुझ पर कि आज तो अपनी सास को राजमा चावल खिला दूं। 2 दिन से मेरा पेट साफ नहीं हुआ, पता भी है। पर कल रात तो तुम मुझे कह रही थी कि पिछले 4 साल से तेरा पेट साफ नहीं हुआ। अरे आप तो रहने दीजिए संजू के पापा, वादा किया था ना आपने मेरे पापा जी से कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, तो रखिए मुझे खुश। लेकर आइए ना राजमा चावल बनाने वाली। लेकर आई ना तू राजमा चावल बनाने वाली, जिसने आज तक सिर्फ 4 राजमा के दाने भिगोए।
तो अब तो बनाने वाले की उम्मीद ही मत कर तू। मैं तेरे लिए राजमा बना तो नहीं सकता, पर बना बनाया राजमा चावल तुझे खिला जरूर सकता। रमेश की बेटे की शादी है आज, भूल गई क्या तू? देश के बेहतरीन से बेहतरीन शेफ आने वाले हैं उसकी शादी में, तो आज रात तो तेरा सपना पूरा हो गया समझ। परविंदर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार 4 साल के बाद उसे राजमा चावल खाने को जो मिलने वाले थे। 9 बजे की शादी के लिए वो शाम को 4 बजे ही तैयार होकर बैठ जाती है और बार बार घड़ी देखती हुई घर के चक्कर लगाने शुरू कर देती है। घर पर इस तरह से चक्कर लगाने से घड़ी का कांटा जल्दी नहीं चलने लग जाएगा मम्मी जी। अरे तू तो चुप ही रह बहू। तू अगर ढंग की होती ना तो आज इस राजमा चावल के लिए मुझे भिखारियों की तरह किसी की शादी का इंतजार नहीं करना पड़ता। आखिरकार में समय आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था। घड़ी के कांटे जैसे ही 9 बजे का इशारा करते हैं, परविंदर का पूरा परिवार रमेश की बेटी की शादी में पहुंच जाता है। परविंदर घूम घूम के सारे स्टॉल देखती है, पर कहीं भी उसे राजमा चावल नहीं मिलते। चिंटू, रोशन, कहाँ हो सब? रमेश, ये क्या शादी की है तूने? पूरा खानदान की नाक ही कटवा दी। ऐसी क्या बात हो गई भाभी? अरे रोशन, जा अपनी चाची के लिए पास्ता लेकर आ। कुछ ढूंढ रही थी क्या भाभी आप? क्या नहीं मिला आपको यहाँ? शादी में तो सारी चीजों का इंतजाम है, नान, तड़का, चाइनीज भेल। शायद ही कुछ होगा ऐसा जो छूट गया हो। हमने तो पूरे देश के कोने कोने के डिशेस लाकर परोस दिए हैं इस शादी में। मैं क्या करूं इन डिशेस का? मुझे तो राजमा चावल खाने थे। बड़ा रईस बनता है ना तू, अपनी शादी में राजमा चावल तक नहीं रख सका। अरे भाई, इतनी पैसों की तंगी आ गई थी तो राजमा और चावल मुझसे लेकर बनवा लेता। शादी के बीचों बीच ही परविंदर जोर जोर से तमाशा कर भीड़ इकट्ठा कर लेती है। खानदान की सभी बहुएं वहां पहुंच जाती है। इतने लोगों से भरा पूरा परिवार, पर उनमें से किसी को भी राजमा चावल बनाना नहीं आता था। कोई नहीं था जो जाकर राजमा चावल बनाकर परविंदर के गुस्से को शांत कर सके। और बिना कुछ खाए ही परविंदर उस शादी से वापस अपने घर लौट आती है। बेचारी परविंदर, उसका सपना तो मानो पूरा होना लिखा ही नहीं था। और राजमा चावल की उम्मीद लिए वो अपने छोटे बेटे संजू के लिए बहू ढूंढने लग जाती है। एक ऐसी लड़की जो राजमा चावल बनाने में एक्सपर्ट हो। पर किसी भी लड़की के हाथ का राजमा चावल परविंदर की पसंद का नहीं था और संजू की शादी टलती ही जाती है। एक रोज परेशान होकर संजू लव मैरिज कर एक लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है। यह सब क्या है संजू? कौन है यह लड़की? आपकी इस राजमा चावल के चक्कर में मेरी शादी होना मुश्किल होता जा रहा था। न जाने कब आपको किसी लड़की के हाथों का राजमा चावल पसंद आता और न जाने कब मेरी शादी होती। इसलिए मम्मी, मुझे ये सब करना पड़ा, माफ कर देना। एक आखिरी उम्मीद बची थी मेरी, तेरी बीवी। ऐसी लड़की लाती जो मुझे राजमा चावल बनाकर खिलाए। ये सब कौन सा मैं जानबूझकर कर रही थी बेटा? पर एक बार तेरी भाभी के टाइम गलती कर चुकी हूं मैं। उसके मायके वालों ने कहा था बहुत अच्छा खाना बनाती है हमारी बेटी, और मैंने मान भी लिया। पर शादी के बाद सारी असलियत सामने आ गई। इसीलिए मैं पहले ही टेस्ट ले रही थी बेटा। लोग तो गाड़ी में भी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो ये तो मेरे राजमा चावल बनाने वाली बहू की बात थी, पर उस पर भी पानी फेर दिया तूने। आज मेरा दिल टूट गया। कसम खाती हूं मैं, अब से मैं अन्न का एक निवाला नहीं खाऊंगी, चाहे अब भूखे भूखे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और गुस्से में परविंदर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। परविंदर की हालत देखकर सभी घबरा जाते हैं, पर नई बहू प्रेरणा मुस्कुराकर रसोई में चली जाती है। 1 घंटे बाद प्रेरणा अपनी सास के कमरे में राजमा चावल बनाकर ले आती है। आप अपना अनशन मत तोड़िएगा मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं, और किसी के कहने पर तो बिल्कुल नहीं। आखिरकार लोगों ने आपके राजमा चावल की प्यार को मजाक बनाकर रख दिया है। पर एक बार इस राजमा चावल को टेस्ट कर लीजिए ना, अगर पसंद नहीं आए तो पूरा जीवन पड़ा है, वापस सब भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। किसने रोका है? राजमा चावल की खुशबू से परविंदर खुद को रोक नहीं पाती और जैसे ही वो पहला निवाला खाती है, उसे अपने फेवरेट राजमा चावल याद आ जाते हैं। बिल्कुल वही स्वाद जैसा उसकी कामवाली बनाया करती थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो प्रेरणा के साथ साथ सुषमा को भी गले लगा लेती है।
अरे भाई, ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पहुंचती होगी, जल्दी करो, मेरी बहन अकेले आ रही है। अगर मैं समय से नहीं पहुंच पाया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। एक तो सामान, ऊपर से दो बच्चे, कैसे मैनेज करेगी बेचारी। और हाँ, सब कुछ स्पेशल होना चाहिए मेरी बहन के आने पर। हाँ बाबा, मैं सब जानती हूँ कि आपकी इकलौती बहन गर्मी की छुट्टी मनाने आ रही है और आप उसका स्वागत एकदम जोरदार तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, आप स्टेशन के लिए निकलिए, पूजा के स्वागत की तैयारी हम कर लेंगे। पत्नी दिशा की बात सुनकर जय तेजी से अपनी गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाता है। इतना लंबा सफर और तू अकेले ही बच्चों को लेकर आ गई। जीजा जी क्यों नहीं आए? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं कोई पहली बार थोड़ी ना आई हूँ, हमेशा ही तो अकेले आती हूँ। लेकिन आप हर बार ऐसे ही मेरी चिंता करते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। घर पर तेरी भाभी और मन तेरा इंतजार कर रहे होंगे। जय अपनी बहन और उसके दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है। दिशा, माँ, देखो छोटी आ गई है, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। क्या भैया, आप भी? आरती की क्या जरूरत है? अरे भाई, जरूरत क्यों नहीं है? तू इतने दिनों बाद घर आई है, आरती तो होनी चाहिए। भाभी से आरती कराने के बाद पूजा घर के अंदर जाती है। अरे पूजा, मैंने कहा था ना इस बार कम से कम 1 महीने के लिए आना, लेकिन फिर भी तू बस 10 दिन के लिए आई है। अरे 10 दिन में तो जी भर के बाद भी नहीं हो पाती। क्या करे भैया, अब यहाँ से जाने के बाद कुछ दिन ससुराल भी तो जाना पड़ेगा ना। फिर बच्चे भी समर कैंप के लिए जिद कर रहे हैं। 1 हफ्ते के लिए उन्हें समर कैंप भी भेजूंगी, बस उसी में पूरी गर्मी की छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी। हाँ हाँ, सब समझते हैं तुम्हारे भैया, इसीलिए तो तुम्हारे आने से पहले ही इन्होंने पूरे 10 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। मतलब 10 दिन पूरा समय तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अरे तुम भाई बहन बात ही करते रहोगे या मेरे नाती और नातिन को भी मुझसे मिलवाओगे? हाँ माँ, खूब मिलो अपने नाती और नातिन से। मेरा जीना दुश्वार करके रखा है इन दोनों ने। 1 नंबर के बदमाश हो गए हैं। अब तुम ही संभालो इसको, मुझे तो बस 10 दिन की छुट्टी दे दो। अरे खबरदार, जो मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी कहा तो। इतने भोले भाले प्यारे प्यारे तो बच्चे हैं। पता नहीं कैसी माँ है, हर समय मेरे बच्चों को कोसती रहती है। अच्छा मेरा बच्चा, नानी तुम्हें चॉकलेट देगी। अच्छा अच्छा। थैंक यू नानी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट नानी हो। नानी, आशु भैया और अंकुर कहाँ है? हमें उनके साथ खेलना है। अरे क्यों नहीं, वो दोनों भी तो कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों घर में रहते हैं तो कभी लगता ही नहीं कि घर में 2 बच्चे भी हैं। अब 4 बच्चे एक साथ घर में रहेंगे ना, तब जाकर थोड़ी रौनक आएगी। नानी के हाथ से चॉकलेट लेकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए मामी के कमरे की ओर चले जाते हैं। मम्मी, आपके कमरे में तो बहुत गर्मी हो रही है, आप एसी चला दो ना। बिना एसी के खेलने में मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा रुको, मैं अभी एसी ऑन कर देती हूँ। मम्मी, इस कमरे का भी एसी ऑन करो ना, सच में बहुत गर्मी हो रही है। हमें तो गर्मी में रहने की एकदम आदत नहीं है। आपको पता है ना, हमारे घर में तो सारे कमरे में एसी लगा हुआ है। मेरी तो यहाँ गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, एसी तो यहाँ भी लगा हुआ है, तो ऑन कर ले, आराम से बैठ। 10 दिन के लिए तो तू आई है, कौन सा तू रोज रोज आती है। अच्छा दादी, जब हम लोग 3 कमरों का एसी एक साथ ऑन करते हैं तो आप हमें डांटती हो कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा। अब बुआ आई है तो कह रही हो एसी ऑन कर लो, कुछ नहीं होता। अरे तू चुप कर, कौन सा मेरी बेटी रोज रोज आती है और 10 दिन में कोई ज्यादा बिल नहीं आ रहा है। अब मेरी बेटी यहाँ गर्मी में तो रहेगी नहीं, एसी तो चलाएगी। तो ज्यादा बोला मत कर, जा अपने कमरे में काम कर। शाम के समय, अरे मम्मी, लाइट चली गई। इतनी गर्मी में अब क्या करेंगे? अरे तू चिंता क्यों करती है, हमारे यहाँ जनरेटर की सप्लाई है, लाइट के जाते ही तुरंत जनरेटर ऑन हो जाएगा। जैसा कि अलका ने कहा था, कुछ ही मिनट में जनरेटर ऑन हो गया, लेकिन अब घर में सिर्फ पंखे ही चल रहे थे। 5 घंटे बाद, मम्मा, लाइट कब आएगी? गर्मी से मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। बिना एसी के तो कमरों में बैठा भी नहीं जा रहा। इतनी गर्मी में जनरेटर का क्या फ़ायदा? 1 घंटे में लाइट आ जाएगी, तब एसी चला लेंगे। तब तक सब लोग यहीं कमरे में बैठो। 5 घंटे बीतने के बाद भी लाइट आने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 11 बजे दिशा, अरे बच्चों ऐसा करो, बाकी सब कमरों की लाइट और पंखे बंद कर दो, हॉल में कूलर लगा लेते हैं, सब लोग यहीं पर बिस्तर लगा लो। ये तूने सही कहा बहू, कूलर के सामने सो जाते हैं, कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी, वरना इन पंखों से तो ऐसा लग रहा है कि आग बरस रही है। दिशा के कहने पर सभी ने कूलर के सामने बिस्तर लगा लिए थे।
लेकिन बच्चों को एक कूलर के आगे सुलाना भी कोई आसान काम नहीं था। मम्मी नानी के घर तो बहुत गर्मी है, इस कूलर के आगे मैं ही सोऊंगा, पीछे हवा नहीं आ रही। नहीं नहीं, सबसे आगे मैं सोऊंगी। अरे तुम दोनों हटो, सबसे आगे मैं सोऊंगा। कूलर के सामने सोने को लेकर चारों बच्चों में जंग छिड़ गई थी। अरे भाई शांत करो इन बच्चों को, देख नहीं रहे हो मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ, इतना हल्ला गुल्ला कर रखा है। अरे जब घर में 4 बच्चे हैं तो आवाज तो आती है, अब कैसे शांत कराए बच्चों को, तो ही बता दे। जय के कई बार समझाने के बाद भी बच्चे शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद, गुड्डू बेटा शोर मत करो, देख रहे हो ना मैं काम कर रहा हूँ, तुम लोग शांत बैठकर कोई खेल नहीं खेल सकते हो क्या? खबरदार जो बच्चों के साथ ऊंची आवाज में बात की तो। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलेंगे नहीं तो क्या मुंह पर पट्टी लगाकर बैठेंगे? माँ मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे चुप कर, जिसको देखो वही बच्चों पर चिल्लाता रहता है। अरे जितना जरूरी तेरा लैपटॉप पर काम करना है ना, उतना ही जरूरी बच्चों के लिए खेलना भी होता है। और बच्चे नानी के घर खेलने कूदने ही तो आते हैं, अगर चुपचाप ही बैठना होता तो अपने घर ना रह लेते। माँ से झाड़ सुनने के बाद जय चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर कोने में बैठकर काम करने लगता है। देर रात 12:30 बजे लाइट आती है और उसके बाद ही सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। उससे पहले तक तो पूरा घर एक अखाड़ा बना हुआ था। अगले दिन, देखो आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मेरे कमरे में कोई भी शोर मत करना, जिसको भी खेलना है हॉल में ही खेलना। ठीक है पापा। कुछ देर बाद जय को हॉल से तेज तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तिशा, ये बच्चे इतना शोर क्यों कर रहे हैं? अरे भाई मेरी मीटिंग चल रही है, कितनी बार बताना पड़ेगा? आप ऐसा करिए, इधर वाले रूम में आकर काम कर लीजिए। अब बच्चों को कहते कहते मैं तो थक गई हूँ, लेकिन बच्चे सुनने का नाम नहीं ले रहे। पत्नी की बात सुनकर जय अपना लैपटॉप संभालता बाहर वाले कमरे में अभी आ ही रहा था कि इतने में बहन पूजा का बेटा गुड्डू दौड़ते हुए आकर उससे टकरा जाता है, जिससे जय का लैपटॉप जमीन पर गिर पड़ता है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? मैं वहां से आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हूँ तुम्हें? पूरा दिन सिर्फ चिकना चिल्लाना भागना दौड़ना, आराम से बैठना आता ही नहीं जैसे। मामा से डांट खाकर गुड्डू जोर जोर से रोने लगता है। अरे क्यों डांटा गुड्डू को? गिर गया तो गिर गया, डांटने से लैपटॉप फिर से सही तो नहीं हो जाएगा। ये ऑफिस का लैपटॉप था माँ, आपको पता भी है कितने हजार का नुकसान हुआ है मेरा। हाँ तो वो किसी से भी हो सकता था ना, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो ही जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चों को डांट लगाने लगो। आज तो तूने डांट दिया, लेकिन आगे से मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो, यहाँ पर थोड़ी देर आराम से बैठकर टीवी देख लो ना। नहीं बुआ, हमें टीवी नहीं देखना, हमेशा टीवी तो देखते रहते हैं। अब गुड्डू चिंकी आए तो उनके साथ हम जी भर कर खेलेंगे। अच्छा तो ठीक है, जाओ जाकर बाहर खेलो। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो? इतनी दोपहर हो रही है, बाहर का टेम्परेचर देख रही हो, 47-48 डिग्री हो गया है। इतनी धूप में बाहर कहाँ खेलेंगे? लेकिन अगर ये बाहर जाकर नहीं खेलेंगे तो इतना शोर सुनते सुनते मैं ज़रूर पागल हो जाऊंगी। मामी आज लंच में क्या बन रहा है? दाल चावल और कद्दू की सब्जी बनेगी। छी, मैं सब्जी नहीं खाने वाला, मेरे लिए अब पास्ता बना दो। नहीं नहीं, मुझे पास्ता नहीं खाना, मुझे मैगी खानी है। अरे भाभी बना दो ना, आपको तो पता ही है कि बच्चे सब्जी भाजी कहाँ खाते हैं। ठीक है बना दूंगी। जब से पूजा आई थी बच्चों की डिमांड थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी तपती गर्मी में जब 2 वक्त खाना बनाना भी मुश्किल है, बेचारी दिशा पूरा पूरा दिन बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए रसोई में लगी रहती। कभी कोई मैगी मांगता तो कभी कोई पास्ता, किसी को चाउमीन खानी होती तो किसी को फ्रेंच फ्राइज, कभी पूजा कचौड़ियों की ख्वाहिश जाहिर कर देती तो कभी सास पकौड़ों की। कुल मिलाकर पूरे 10 दिन में रसोई में खड़े खड़े दिशा की हालत पस्त हो चुकी थी। इधर पूरा पूरा दिन 3 कमरों की एसी चल रही थी, जिसके कारण बिजली का मीटर पूरी स्पीड में भाग रहा था। इन 10 दिनों में जय के काम का भी बहुत भारी नुकसान हुआ था। बहन के आने की खुशी और उत्साह में उसने वर्क फ्रॉम होम ले तो लिया था, लेकिन अब उसे लेने के देने पड़ गए थे, क्योंकि एक भी दिन वो सुकून से काम नहीं कर पा रहा था। उल्टा ऑफिस के लैपटॉप के टूटने के कारण उसे हर्जाना भरना पड़ा था। सो अलग, अब तो घर में सबकी वो हालत हो गई थी कि एक एक दिन बीत पाना मुश्किल हो रहा था। 10वें दिन, माँ आप ठीक कह रही थी, मुझे थोड़े और दिनों के लिए आना चाहिए था। 10 दिन तो कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मैं एक बार गुड्डू के पापा से फ़ोन करके पूछती हूँ, अगर 1 हफ्ते बाद हमें लेने आ सके तो अच्छा होगा। भाई का भी कितना मन था मेरे साथ कुछ दिन और बिताने का। मैं ऐसे अचानक चली जाऊंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा।
अरे नहीं नहीं पूजा, कोई बात नहीं। अब जीजा जी को क्यों परेशान कर रही है? और फिर तू ससुराल नहीं गई तो कहीं जीजा जी नाराज ना हो जाए। कोई बात नहीं, 10 दिन भी कोई कम होते नहीं है। रक्षाबंधन पर तो आएगी ना, तब रुक जाना कुछ दिन। 10 दिन की छुट्टियां खत्म होने के बाद पूजा अपने ससुराल लौट गई थी, लेकिन इस 10 दिनों में घर में ऐसा आतंक मचा था कि जय और दिशा अभी तक सदमे में थे। निर्मला जी की 2 बेटे हैं, रमेश और सुरेश। दोनों फौज में होते हैं। इस वजह से दोनों की पत्नियां गीता और बबीता अपनी सास निर्मला के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, बबीता निर्मला के पास आकर कहती है, माँ जी मुझे फ़ोन चाहिए, ज़रा देना तो, मुझे रमेश से बात करनी है। निर्मला अपना मोबाइल निकाल कर बबीता के हाथ में रख देती है और कहती है, ले और कर ले बात, इसे चार्जिंग पर लगा देना वरना फोन बंद हो जाएगा। जी माँ जी। बबीता को बात करते हुए बहुत देर हो जाती है। इतने में चार्जिंग खत्म होने का अलार्म बजता है तो बबीता रमेश से कहती है, अच्छा सुनिए, फोन ना बंद होने वाला है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर बबीता फोन काट देती है और चार्जिंग पर लगा देती है। चार्जिंग पर फोन लगाकर उसे ख्याल आता है और मन में सोचती है, मैंने काफी टाइम से अपनी फेसबुक भी नहीं खोली, क्यों ना आज खोल कर देख लूं, फोन तो लगा ही है चार्जिंग पर। इतना सोचकर बबीता फोन में अपनी फेसबुक खोलती है और अपने फेसबुक वाले दोस्तों से बात करने लगती है। फोन थोड़ा पुराना होता है, जिसकी वजह से फोन जितना चार्ज होता है उतना बबीता फोन चला लेती है और फोन की चार्जिंग उतनी ही रहती है। थोड़ी देर बाद गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे फोन दीजिए ना, मुझे सुरेश से बात करनी है। अरे फोन तो बबीता के पास है, जाकर उससे मांग ले। गीता बबीता के पास जाती है और कहती है, बबीता दीदी जरा फोन तो देना, मुझे सुरेश से बात करनी है। बबीता झट से फोन चार्जिंग से निकालकर गीता के हाथ में रख देती है। बबीता वहां से चली जाती है और गीता सुरेश को फोन लगाकर उससे बात करने लगती है। कुछ ही देर में फोन चार्जिंग का अलार्म फिर से बजने लगता है। अच्छा सुनो, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, फोन की चार्जिंग खत्म हो गई है। अरे तुमने अभी तो कॉल किया है और इतनी जल्दी रख रही हो। हाँ मुझे पता है टाइम ज्यादा नहीं हुआ, पर मैं आपको बाद में फोन कर लूंगी जब चार्ज हो जाएगा। गीता फोन काटती है और चार्जिंग पर लगा देती है और फिर वो सोचती है, क्यों ना थोड़ी देर में अपनी फेसबुक चला लूं। और गीता फेसबुक चलाने लगती है। तभी निर्मला वहां आ जाती है और गीता से कहती है, अरे बेटा जरा मुझे फोन तो दो, मुझे अपने भाई को फोन करना है। गीता चार्जिंग से फोन निकालकर निर्मला को दे देती है। निर्मला अपने भाई से बात करने लगती है और कहती है, भाई कल ना पूजा में मैं नहीं आ पाऊंगी, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। इतना कहते ही फोन में चार्जिंग खत्म और फोन बंद। वो मन में कहती है, मैंने बबीता से कहा था फोन चार्ज पर लगा देना, पर उसने चार्ज ही नहीं किया। अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। क्या रे बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि बात करने के बाद फोन चार्जिंग पर लगा देना, तो लगाया क्यों नहीं? माँ मैंने तो चार्जिंग पर लगाया था और बाद में गीता को फोन दे दिया। शायद गीता ने बहुत देर बात की होगी। अब निर्मला गीता से कहती है, अरे बेटा गीता, फोन को चार्ज तो कर देती बात करने के बाद, देखो फोन बंद हो गया है। माँ जी मैंने ज्यादा देर बात ही नहीं की, मुझे तो बबीता दीदी ने ऐसे ही दिया था। ए गीता, क्यों झूठ बोल रही है? फोन तो चार्ज पर था ना जब दिया था। अब गीता और बबीता दोनों आपस में बहस करने लगी। ये देखकर निर्मला गीता और बबीता को समझाते हुए कहती है, अरे दोनों लड़ क्यों रही हो? अगर पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? निर्मला की बहुएं बेकार की बातों में लड़ जाती है। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। इतना सुनते ही दोनों अपने अपने काम में लग जाती है और अगले दिन गीता अपना काम खत्म करके निर्मला के पास आती है और कहती है, माँ जी मुझे फोन दीजिए ना, सुरेश से बात करनी है। निर्मला गीता को फोन देती है और कहती है, अब आज कल की तरह मत करना, बात करने के बाद चार्जिंग पर लगा देना। जी माँ जी। गीता वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद बबीता निर्मला के पास आती है और कहती है, माँ जी फोन दीजिए ना, रमेश से बात करनी है। फोन गीता के पास है, अगर उसकी बात हो गई हो तो मांग ले उससे। बबीता गीता के पास जाती है और देखती है कि गीता फोन पर बात कर रही है। ये देखकर गीता से कहती है, गीता मुझे फोन देना, माँ जी ने बोला है मुझे रमेश से बात करनी है तो तुमसे फोन ले लूं।
पर मैंने अभी तो फोन मिलाया है। अरे तुम बाद में बात कर लेना। मैं क्यों बाद में बात करूं? तुम ही थोड़ी देर रुक जाओ। अब गीता और बबीता में जोरों की बहस हो जाती है। लड़ाई की आवाज सुनकर निर्मला वहां आ जाती है और दोनों को लड़ता हुआ देखकर कहती है, अब क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो दोनों? बबीता दीदी मुझे बात करने ही नहीं दे रही है। मैं क्यों रोकती तुम्हें बात करने से? मैंने तो बस तुमसे इतना कहा कि तुम बाद में बात कर लेना। मैं बाद में क्यों बात करूं? तुम ही थोड़ी देर रुक जाओ। गीता और बबीता दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। निर्मला दोनों की बात सुनकर दोनों के टाइम को बांट देती है और दोनों के फोन चलाने का टाइम निर्धारित कर देती है। अब गीता और बबीता अपने टाइम पर फोन इस्तेमाल करती है। एक दिन जब गीता फोन में अपनी फेसबुक चला रही होती है तो गीता के दोस्त गीता से ससुराल को लेकर मजाक करते हैं। और बता बहन, तेरी सास तुझे ज्यादा तंग तो नहीं करती ना? अगर करती भी है तो तुम क्या कर लोगी? सास तो नहीं, पर मेरी जिठानी बबीता ना कुछ ज्यादा ही समझती है अपने आप को। हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे तो फिर तू भी उसको सबक सिखा ना, जैसे पहले स्कूल में करती थी। क्या मतलब? कुछ नहीं। और तू बता, तुझे याद है अपने स्कूल के दिन जब हम दोनों स्कूल से भागकर सिनेमा देखने जाते थे? हाँ, मुझे सब याद है। गीता अपने दोस्तों से बात कर रही होती है कि निर्मला गीता को आवाज लगाती है। उसी टाइम वहां बबीता आ जाती है और फोन चलाने लगती है और देखती है कि गीता अपनी फेसबुक बंद करना भूल गई है। बबीता गीता और उसके दोस्तों की सारी बातें पढ़ लेती है और मन ही मन कहती है, अब तो इसको सबक सिखाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। शाम को गीता, बबीता और निर्मला तीनों ही साथ में बैठे खाना खा रहे होते हैं। अचानक से निर्मला कहती है, खाने में नमक थोड़ा कम है। इतना कहकर निर्मला अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। ये देखकर गीता पूछती है, माँ जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? कहाँ खो गए आप? अरे कहीं नहीं, खाने में नमक की वजह से तेरे ससुर की बात याद आ गई। मेरे खाने में अगर नमक या मिर्च कम भी होती तो मेरा मजाक बनाते थे। हम लोग हमेशा छुट्टी में सिनेमा देखने जाते हैं। तुम लोग भी बताओ ना अपनी कुछ पुरानी बातें, कुछ मीठी यादें। माँ जी, मैं तो सिर्फ घर पर ही रहती थी, पढ़ाई करती रहती थी। इतना सुनकर बबीता गीता का भांडा फोड़ते हुए कहती है, वो बताओ जो सच है। अरे माँ जी, मैं बताऊं? मुझे पता है इसकी सारी बातें। आपने तो शादी के बाद सिनेमा देखा होगा। ये मैडम तो स्कूल से भागकर सिनेमा देखने जाती थी अपने दोस्तों के साथ। अपना भांडा फूटता देख गीता भी कहती है, तुम कौन सा कम हो? मैंने तो सिर्फ लड़कियों के साथ सिनेमा देखा है, पर तुम तो लड़कों के साथ जाती थी सिनेमा देखने, और तुम तो घर से पैसे चोरी करके सिनेमा देखती थी। इसी तरह दोनों अपनी सास के सामने एक दूसरे के सारे पत्ते खोल देती है। निर्मला दोनों को बहुत डांट लगाती है और कहती है, ये तुम दोनों किस तरह की बेहुदा बातें कर रही हो? एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रही हो, पर यह भूल गई कि सामने तुम्हारी सास बैठी है। अगर मुझे इज्जत का ख्याल ना होता तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल देती। अगर तुम एक दूसरे से ऐसे ही लड़ोगी और एक दूसरे के राज खोलोगी तो तुम अपना ही घर बर्बाद करोगी। अब दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है। गीता और बबीता निर्मला से माफी मांगती हैं और फिर एक दूसरे से माफी मांगती हैं और साथ मिलकर खुशी खुशी रहती है। कुछ दिन बाद सास दोनों को अलग अलग मोबाइल दिलवा देती है ताकि दोनों की राज राज ही रहे। शर्मा परिवार में मोना की शादी हो जाती है। मोना हर समय अपने ससुराल में कुछ न कुछ ठीक करने में ही लगी रहती थी, जिस वजह से अक्सर राकेश से उसकी तू में हो जाया करती थी। अजी उठ जाओ, सुबह के 10 बज गए, कब तक सोते रहोगे? कितने काम है मुझे, लेकिन तुम्हें तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अरे क्या है, सुबह सुबह तुम चालू हो जाती हो अपना लाउड स्पीकर लेकर। मेरी आज छुट्टी है, मैं जल्दी उठकर क्या करूँगा? अगर आज छुट्टी है तो कम से कम घर के काम में हाथ बटा लो। मुझे भी किसी दिन घर के काम से छुट्टी मिल जाएगी। और मेरा क्या, जो तुम हर रोज मेरी नींद खराब करती हो टाइम से पहले उठाकर, ये कर दो वो कर दो, चालू हो जाती हो। मैं भी इंसान हूँ, ऑफिस के काम के बाद मैं भी थक जाता हूँ। तुमने कभी कहा कि तुम कितनी मेहनत करते हो, आज तुम्हारी पसंद का कुछ बना देती हो? नहीं, तुम्हें तो बस शिकायत करनी आती है। क्यों करूं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी? तुमने शादी के बाद क्या किया है मेरे लिए?
जब देखो तब सुनाते रहते हो। मैं पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, लेकिन एक तुम हो जो बस मुझ पर चिल्लाते रहते हो। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? ये किस पर चिल्ला रहे हो तुम दोनों? आवाज देती हुई रजनी दोनों के कमरे में आ जाती है। तब राकेश अपनी माँ से कहता है, अरे माँ कुछ नहीं, तुम अपनी बहू को जाकर रेबिस का इंजेक्शन लगवा कर आओ। अरे क्या हुआ बहू? किसी जानवर ने काट लिया है क्या तुम्हें? दिखाओ कहाँ काटा है। अरे माँ इसको किसी ने नहीं काटा, लेकिन ये जरूर एक ना एक दिन मुझे काट लेगी, इसलिए पहले से इसको इंजेक्शन लगवा दो ताकि मुझे कुछ ना हो सके। अरे ये सब क्या बोले जा रहा है तू? सही तो बोल रहा हूँ। सुबह जब भी उठ जाती है कुत्तों के जैसे बस भौंकती रहती, एक मिनट को भी चुप नहीं होती। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि कहीं एक दिन सच में कुत्ता बन गई तो मुझे ही काट लेगी। तो मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहा था। देख रही हो ना माँ जी, ये मुझे कब से क्या क्या बोले जा रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है बक रहे हैं। भला मैंने ऐसे क्या ही बोला? मैं तो बस टाइम से उठने के लिए बोल रही थी ताकि काम जल्दी से खत्म कर सकूं, लेकिन ये तो बस चिल्लाना ही जानते हैं। मोना अपनी सास की तरफ देखती है, लेकिन उसकी सास उसके काम से बाहर जाने लगती है। माँ जी आप कहाँ जा रही है? आप कुछ बोलेंगे नहीं इन्हें? कुछ तो समझाइए, बच्चे थोड़ी ना आइए। अरे तुम दोनों की आपस की लड़ाई है, तुम दोनों खुद ही निपट लो। मैं तो दोनों में से किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। ये क्या बात हुई माँ जी? कम से कम आपको इनको समझाना तो चाहिए ना। रजनी मोना की बात को अनसुना करके वहां से चली जाती है। ये लो, माँ भी समझ गई कि तुम्हारे सामने बोलना मतलब खंभे में सर मारने जैसा है। आप तो चुप ही रहो। अच्छा आप बोलो क्या काम करना है, कर देता हूँ, वरना पूरा दिन सूजा हुआ मुंह लेकर घूमती रहेगी। यही बात अगर आप पहले मान जाते तो इतना बवाल तो ना होता। मोना राकेश को किचन से कुछ सामान लाने के लिए कहती है और राकेश किचन में जाते ही मोना के मायके से आए इम्पोर्टेड ग्लास सेट को गलती से गिरा देता है। मोना भागती हुई किचन में पहुंचती है। अरे ये कैसी आवाज थी? क्या गिरा दिया? हे भगवान, ये तो मेरा दहेज का इम्पोर्टेड ग्लास सेट है। अरे काम नहीं करना था तो मना कर देते। मेरा ये इतना महंगा ग्लास सेट तोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे बेवकूफ औरत, तोड़ा नहीं है, गलती से गिर गया। आज तक तो तुमसे गलती से कुछ हुआ नहीं, आज अचानक कैसे हो गया? साफ साफ कहो ना कि मेरा गुस्सा इस ग्लास सेट पर निकाला है। वैसे तो हमेशा मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती हो, और आज कह रही हो कि मुझसे आज तक गलती नहीं हुई। तुम्हें तो बहाना चाहिए बस लड़ने का। एक तो मेरा इतना महंगा ग्लास सेट तोड़ दिया और ऊपर से कह रहे हो कि बहाना चाहिए लड़ने का। और ये क्या महंगा ग्लास सेट लगा रखा है? कितने का था बताओ, तुम्हारे मुंह पे मारूंगा वो रुपया। गिफ्ट था, गिफ्ट को रुपयों से नहीं तोला जा सकता। और ये क्या तरीका है बात करने का? रुपया मुंह पे मारूंगा? जरा तमीज से बात करो, तुम्हारी पत्नी हूं मैं। तुम पत्नी नहीं हो, पनौती हो। माँ जी यहाँ आइए। अरे क्या हो गया बहू, चिल्ला क्यों रही है? देखिए ना माँ जी, इन्होंने मेरे दहेज का इतना महंगा इम्पोर्टेड ग्लास सेट तोड़ दिया और ऊपर से मुझे सुना रहे हैं। फिर वही बात की तोड़ दिया? अरे तोड़ा नहीं है, धोखे से टूट गया। और ये क्या दहेज लगा रखा है? अब टूट गया तो टूट गया, उसमें इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? तो ये धोखा मेरी ही चीज के साथ क्यों हुआ? ये कोई धोखा वोखा नहीं है, मुझे रुलाने में मजा आता है आपको। तुम्हारा दिमाग खराब है, इसलिए उसमें कुछ भी खुराफाती बातें आती रहती है और वही बकती रहती हो तुम। माँ जी आप क्यों नहीं बोल रही हैं कुछ भी? कुछ कहिए ना इनको। आप भी देखो ना कितना नुकसान कर दिया है इन्होंने, और फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहे। नहीं बहू, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, इसे अपने आप सुलझा लो। अब ये छोटी छोटी बातों को भी क्या मैं बैठ कर सुलझाऊं? तुम दोनों खुद ही देख लो अब। अरे ये क्या बात हुई माँ जी? मेरे साथ गलत हुआ है तो आपको मेरा साथ देना चाहिए ना। वो नहीं बोलेंगी क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये गलती है और छोटी सी गलती पर लोगों को फांसी नहीं चढ़ा दी जाती। लो कर लो बात, अभी गलती कह रहे थे, अब छोटी सी गलती होगी और थोड़ी देर में गलती ही नहीं बचेगी। तुम करो तो छोटी गलती और यही मैंने किया होता तो बवाल हो जाता अब तक। मैं जा रहा हूँ सोने, अब मुझे मत उठाना।
एक तो तुम्हारा काम करने आया, ऊपर से दिमाग खा लिया तुमने। हाँ हाँ, जाइए जाइए, सो जाइए। आपको क्या मतलब, नुकसान तो मेरा हुआ है ना। और माँ जी, आप भी ना जाकर सो जाइए, आपको भी कोई मतलब नहीं है मेरे सुख या दुख से। रजनी और राकेश वहां से चले जाते हैं और मोना उस टूटे हुए ग्लास सेट को समेटने में लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और 20 साल बीत जाते हैं। मोना और राकेश के बेटे नीरज की शादी का समय आ जाता है 20 साल बाद। जी, मैं कह रही थी कि नीरज का रिसेप्शन कहाँ करवाओगे? ये नुक्कड़ वाले मैरिज हॉल में मत करवाना, किसी होटल में करवाना। लड़की वाले तो शादी शहर के एक बड़े मशहूर बैंक्वेट हॉल में कर रहे हैं। अरे अरे रुक जाओ, क्या बोले चली जा रही हो? हमारे यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं होता। क्या तुम्हें याद है मेरा रिसेप्शन हुआ हो तो जब हमारे घर में पहले भी कभी नहीं हुआ, तो अभी क्यों फालतू में पैसे खर्च करने? इस औरत को सिर्फ फालतू पैसे खर्च करने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। अरे वो जमाना अलग था, अब जमाना बदल गया है। आजकल अगर रिसेप्शन नहीं करवाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। आजकल लोग शादी के बाद पार्टी जरूर देते हैं, बिना उसके तो शादी ही अधूरी लगती है। बनाने दो बातें, लोगों का तो काम है बातें बनाना। ऊपर से खाना भी खाएंगे और कहेंगे नमक कम है, तो इससे अच्छा कि पार्टी मत दो। एक तो आप मेरी कोई बात समझते नहीं, आपसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। मैं भैंस नहीं हूं, तुम्हारी बातें ही गधे की लात है, ना सर समझ आता है ना पैर, कुछ भी बोल देती हो। माँ जी, इनको समझाइए ना, मेरी बात तो ना ये पहले सुनते थे और ना आज सुनते हैं। अब आप ही कुछ समझाओ इनको। अरे तुम्हारे बीच का मसला है, खुद ही सुलझा लो, मुझसे ना बोलो। अब तुम दोनों बच्चे नहीं रहे, जो छोटी मोटी बातें भी अब मैं तुम्हें बताऊं। तुम्हें इतने सालों में समझ नहीं आया कि माँ हमारे बीच में नहीं बोलती है? हाँ, इसी बात का तो रोना है। माँ जी देखती तो सब है, लेकिन कभी भी मेरी तरफ होकर बोलती नहीं। अच्छा ठीक है, अभी बस करो, करवाएंगे रिसेप्शन, पर करवाएंगे यही नुक्कड़ वाले मैरिज हॉल में। अरे हाँ, तो यही करवा लो, करवाओ तो सही। राकेश वहां से चला जाता है। मोना मन ही मन सोचती है, मैं ना अपनी सास जैसे बिल्कुल नहीं बनूंगी। इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, ना अपने बेटे से ना अपनी बहू से। मैं तो दोनों का ख्याल रखूंगी और उनकी बीच सुलह करवाऊंगी। मेरी बहू को मैं हमेशा खुश रखूंगी और हमेशा उसकी मदद करूंगी, अपनी सास की तरह नहीं कि जब बेटे की बात आए तो कुछ बोलो ही ना। वक्त गुजरता है और नीरज की शादी ऋतु से हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। एक दिन उनकी पड़ोसन रज्जो नई बहू को देखने आती है। अरे मोना डार्लिंग, कहाँ हो? अब मैं सास बन गई हूँ, अब तो ये मोना डार्लिंग कहना छोड़ दो। सास बनो या अम्मा, मैं तो जो कहती हूँ वही कहूँगी। ये सब छोड़ो, अपनी बहू को बुलाओ, मैं उसी को देखने आई हूँ। मोना ऋतु को बुलाती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बहू तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारी मोना, और सुशील भी। अब तो तुम भी सास वाले मजे लोगी और आराम से बैठे बैठे रोटियां खाओगी। अब तुम भी सास होने के मजे लो और आराम करो अपनी बहू के राज में। क्या रज्जो, तुम भी। सास बहू दोनों को मिलकर घर चलाना चाहिए, तभी घर अच्छे से चलता है, पता है? हाँ, वो तो पता चलेगा ही। कौन बैठे बैठे रोटियां खाएगा, ये खाएगी या बहू? वैसे तुम सही बोली अम्मा, आजकल की बहुएं सासों से काम करवा लेती हैं। आप लोग ना ऐसा वैसा ना बोलो मेरी बहू को। मेरी ऋतु ऐसी नहीं है, वो तो बहुत समझदार है। ओहो, मेरी ऋतु 2 दिन में ये मेरी हो गई है। देख रही हो अम्मा, अब हम लोग पराए हो गए। हाँ, देख रही हूँ, तुम भी समझ लो, कुछ दिन में ये सास बहू तुम्हारा पत्ता काट देंगी। अरे जाओ भी, आप लोग ना हमारी टांग ना खींचो। सब बहुत खुश थे। मोना भी ऋतु का पूरा ख्याल रखा करती, मगर फिर एक दिन नीरज और ऋतु का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तुमसे कह रहा हूँ सैलरी आ जाने दो, दिलवा दूंगा साड़ी, तुम्हें समझ में नहीं आता?
तुम ये छोटी सी बात लेकर क्यों बैठ गई हो? पर शादी परसों है और आपकी सैलरी आएगी अगले हफ्ते, तो बताओ मैं तब साड़ी लेकर क्या करूंगी? मुझे तो अभी चाहिए। अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हारी साड़ी के लिए अपनी सेविंग लगा दूं? तुम भी थोड़ा समझो ना, कुछ वक्त की तो बात है। उन दोनों का झगड़ा होते देखकर मोना भागी चली आती है। अरे क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सुलह करवाऊंगी। हाँ माँ जी, आप ही फैसला करिए, ये मेरी तो सुनेंगे नहीं। देखो ना माँ, ये रितु अभी साड़ी लेने की जिद कर रही है, जबकि मेरी सैलरी अगले हफ्ते आएगी। अरे पर परसों मेरे कजिन की शादी है, मैं उसमें क्या पहनूंगी? अरे पर मुझे उसके लिए अपनी सेविंग से पैसे लगाने पड़ेंगे, और अगर इस दौरान कोई इमरजेंसी आ गई तो हम क्या करेंगे? हाँ बहू, नीरज सही कह रहा है, इस वक्त साड़ी की जिद ना करो, तुम्हारे पास तो पहले से इतनी प्यारी प्यारी साड़ियां हैं। तो क्या माँ जी मैं शादी में पुरानी साड़ी पहनूंगी? हाँ तो क्या हुआ? बस सुन लिया, अब जिद ना करना। रीतू को मोना का ये फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मोना से गुस्सा हो जाती है, और उसका ये गुस्सा उसके कामों में भी नजर आता है। रीतू, अरे ओ रीतू, मेरी चाय कहाँ है? यहाँ रखी तो है, ध्यान देंगी तो दिखेगा ना। अरे मेरे पीछे लाकर रख दी और ध्यान की बात कर रही है। अरे ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई है, जा गरम करके ले आ। मुझे और भी काम है, खुद गरम कर लीजिए। रीतू ये बोलकर वहां से चली जाती है और मोना समझ जाती है कि रीतू ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। अच्छा, तो मैंने नीरज का साथ दे दिया तो बहू नाराज हो रही है। कोई बात नहीं, अगली बार बहू का साथ दे दूंगी। एक दिन फिर से उन दोनों का झगड़ा होता है और मोना उस दिन भी उनके बीच में पहुंच जाती है। अरे अब क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो? अच्छा किया माँ आप आ गई। देखो ना, ये जबरदस्ती मुझे करेले खिला रही है। आपको पता है मुझे करेले बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने कभी नहीं खाए, और मेरी वजह से आज तक इस घर में कभी बने भी नहीं है। खा कर देखोगे तब तो पता चलेगा कि करेले कैसे होते हैं। और सबसे अहम बात कि आपको डायबिटीज है, करेले आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अरे ये सब बातें हैं, इसे खुद पसंद है ना, इसलिए ये बनाना चाहती है। अरे बहू बिल्कुल सही कह रही है, करेले सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो अपनी ममता के चलते तुझे खिला नहीं पाई, अब तो खा ले। और रही बात इसे पसंद होने की, तो अगर तू उसकी पसंद का खा लेगा तो कोई पाप नहीं हो जाएगा। मेरी माँ होकर इसका साथ दे रही हो आप? हाँ, क्योंकि वो सही कह रही है बेटा। माँ को अपना साथ देता देख रीतू तो हैरान थी, लेकिन नीरज नाराज। वो मोना से बहुत गुस्सा हो जाता है। इतना गुस्सा के बाद में जब मोना उससे बिजली का बिल जमा करने को कहती है तो वो पलट कर गुस्से में बोलता है, अपनी चहेती बहू से ही जमा करवा लो। अरे तू अभी तक गुस्सा है मुझसे? गुस्सा नहीं हूं, पर आपकी बहू सही बात करती है तो आपका काम भी सही से ही करेगी ना। मुझसे तो हो सकता है गलती हो जाए। अरे मेरे बच्चे, गुस्सा थूक दे। वो अपना घर छोड़कर आई है, उसका यहाँ साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने उसकी तरफ से बोला। हाँ तो सही है ना, इसीलिए तो कह रहा हूं मुझसे ना करवाओ, अपनी बहू से करवा लो, उससे अच्छा लगेगा। ये बोलकर नीरज वहां से चला जाता है। मोना को ये सब बड़ा अजीब लगता है। वो रीतू के पास पहुंचती है और कहती है, पता नहीं बहू ये नीरज को क्या हो गया है, अभी तक गुस्सा है मुझसे। मुझे क्या पता, आपका बेटा आप जानो। अरे तू भी अभी तक नाराज है मुझसे? मैं शादी में पुरानी साड़ी पहनकर गई थी, लोग वहां मुझे कैसे नजरों से देख रहे थे वो मैं ही जानती हूँ। अरे पर बेटा, अच्छा छोड़, मुझे कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लग रही है। अभी कुछ बना नहीं है। रितु मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लाओ लंच बॉक्स दे दो। ये लीजिए। तूने तो कहा कुछ है नहीं खाने को। वो मैं भूल गई थी, पतीले में होगा, ले लीजिएगा, मैं आराम करने जा रही हूँ। रीतू और नीरज का ये रवैया देखकर मोना को बेहद बुरा लगता है। मैंने इन दोनों की भलाई के लिए ही कहा जो भी कहा, और दोनों मुझसे नाराज हो गए। हद है। क्या अपने में बड़बड़ा रही है? कोई बात है तो खुलकर बोल।
अरे क्या बताऊं माँ जी, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। तो पहले एक बार मैंने नीरज की साइड ले ली तो बहू नाराज हो गई। अब जब बहू की साइड ले ली तो नीरज नाराज हो गया। अब स्थिति यह है कि दोनों ही मुझसे नाराज हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे मैं यहाँ परेशानी में हूँ और आप हंस रही हैं। इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं तुझे यही तो समझाना चाहती थी, पर तुझे कभी समझ में नहीं आया कि पति पत्नी के बीच कभी तीसरे इंसान को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी तो एक हो जाते हैं और बुरा बनता है तीसरा आदमी। सही कहा माँ जी आपने। मैं ये बात अब समझ गई हूँ। चलो देर आए दुरुस्त आए, तो अब इन लोगों की सुलह कराने की कोई कोशिश ना करना। कुछ दिन बाद नीरज और रितु के बीच फिर से झगड़ा होता है और इस बार मोना वहीं से गुजर रही होती है पर उनके बीच में नहीं बोलती। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हो? देखो ये रितु क्या कह रही है। अब ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, इसे अपने आप सुलझा लो। पर माँ जी, मुझे ना एक जरूरी काम है, तुम लोग बात करो। ये बोलकर मोना वहां से चली जाती है और कुछ देर में रितु और नीरज का झगड़ा भी सुलझ जाता है। गुस्सा ठंडा होने पर दोनों को समझ में आ जाता है कि मोना का ये फैसला बिल्कुल सही था कि वो उन दोनों के बीच में नहीं बोली। अब वो दोनों उससे भी अच्छे से बातें करने लगते हैं। मैंने क्या कहा था देखा? अब दोनों लाइन पर आ गए। तुसी ग्रेट हो सासू माँ। सो तो मैं हूं ही।